हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रात को एक दूजे के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर मानव, बरखा, अनंत और बेला वापस घर आ गए। मानव और बरखा अपने अपने कमरे में आए। बरखा बिस्तर पर जा गिरी और मुस्कान चेहरे पर बिखर गई। थैंक्स मानव, आज का ये समय बेहद खूबसूरत था और मैं बहुत खुश हूं कि अब हम तुम एक हो जाएंगे। बरखा खुद से बोली और आंखें बंद कर ली। मानव अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा बरखा के बारे में ही सोच रहा था। कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे भी ऐसा मिलेगा जो मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान करेगा। पर तुम्हारे इस कदम ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार के साथ साथ सम्मान भी बढ़ा दिया है। मेरे लिए तुमने अपनी सभी शक्तियों को छोड़ दिया, अपने समुदाय को छोड़ दिया और मेरे साथ रहने के लिए सामान्य इंसान बन गई। वह शक्तियां छोड़ दी तुमने जिन्हें पाने के लिए हम इंसान न जाने क्या क्या कर्मकांड करते हैं, और तुमने उन्हें बिना किसी तकलीफ के बस यूं ही छोड़ दिया। अब मैं वादा करता हूं खुद से तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और बहुत प्यार करूंगा। तुम्हें कभी इस बात का अफसोस नहीं होने दूंगा कि तुमने एक सामान्य इंसान से रिश्ता जोड़ा। मानव खुद से बोला और फिर उसने भी आंखें बंद कर ली। अनंत बेलन जी घर आए तब सब लोग सो रहे थे। बाइक से उतरते ही अनंत ने बेला को बाहों में उठा लिया। बेला ने उसके गले में बाहों को लपेट उसकी आंखों में झांका। आज आपको कदम जमीन पर रखने की इजाजत नहीं है महारानी बेला। अनंत बोला तो बेला मुस्कुरा उठी और अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने सावधानी से लाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और जैसे ही जाने को मुड़ा बेला ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनंत ने उसकी तरफ देखा तो बेला ने नम एक गर्दन हिलाए और उसे पास आने का इशारा किया। अनंत उसके चेहरे पर झुका तो बेला ने झट से उसके लब चूम लिए। आज शरारत कुछ ज्यादा ही हो रही है आपकी, अनंत ने कहा। हाँ तो अब मैं शरारत भी करूंगी और तुमको तंग भी करूंगी। हक जो मिल गया है, बेला बोली तो अनंत ने नासमझी से उसे देखा। जानते हो, जब एक स्त्री गर्भवती होती है उस समय उसकी सभी बातें माननी चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। इस समय उसका मन भी बार बार विचलित होता है और हर बार भाव भी बदलते हैं, तो तैयार हो जाए अनंत शेखावत अपनी पत्नी के नखरे उठाने के लिए, क्योंकि संतान का सुख इतनी आसानी से भी नहीं मिलता है। स्त्री के लिए एक पुनर्जन्म के समान होता है, तो वही पुरुष के धैर्य की भी परीक्षा होती। स्त्री के शारीरिक कष्ट के साथ साथ पुरुष को भी पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे संभालने में। बेला ने मुस्कुरा कर कहा। अनंत उसके पास उसे बाहों में लेकर लेट गया। हम हर काम के लिए तैयार ही बेला, आपके नखरे भी उठाएंगे हम, आपकी सेवा भी करेंगे, और अगर आप कहोगे तो पापड़ भी बेल लेंगे। जो आप बोलोगी वह हम करेंगे, बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप स्वस्थ और सुरक्षित रहे और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें। इससे ज्यादा हमारी अभी कोई अभिलाषा नहीं है। अनंत ने कहा। तुम इतने स्वीट क्यों हो अनंत? कौन कहेगा कि तुम भेड़िया हो, और वह भी इतने खतरनाक वाले कि पूरा जंगल तुमसे डरता है। कोई भी तुमसे युद्ध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कोई नहीं टिक सकता तुम्हारे आगे। दुश्मन तुमको खूंखार कहते हैं। मुझसे कोई पूछे कि तुम कितने अच्छे और कितने स्वीट हो। बेला ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा। हर व्यवहार सामने वाले को देखकर होता है। आपके सामने हम आपके प्रेमी हैं जो आपको बेहद चाहते हैं, और हम आपको अपनी शक्ति तो नहीं दिखाएंगे ना। वही दुश्मनों के लिए हम सिर्फ उनके दुश्मन हैं और उनको हम प्रेम नहीं दिखा सकते, अनंत ने कहा और बेला की तरफ देखा तो पाया कि वह उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही है। अनंत ने उसके माथे को चूम लिया और उसके पेट पर अपना हाथ रख आंखें बंद कर ली। हम जानते हैं आपको बाहर आने में अभी समय है, पर यह बेचैनी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपकी धड़कनों को महसूस करके हम आपको महसूस कर पा रहे हैं। अब हमें समझ में आ रहा है आज की पिताजी महाराज हमें इतना स्नेह क्यों करते थे। आज जब हम खुद पिता बनने वाले हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेह माता पिता अपनी संतान से करते हैं। अभी तो आप दुनिया में आए ही नहीं है और अभी से आपसे एक बंधन बंध गया है। अनंत बोला। जानते हैं हम आप भी बेचैन होंगे बाहर आकर अपने माता पिता से मिलने के लिए, और हम भी बेचैन हैं आपको देखने के लिए। बस अब ये कुछ महीने जल्दी से बीते आप और हमारी आंखों के सामने आ जाए। कितना खूबसूरत होगा वह पल जब हम आपको अपनी बाहों में उठाएंगे, अनंत बोला और बेला के उदर पर एक हल्का सा चुंबन अंकित कर उसके बगल में लेट गया। आंखों में नींद नहीं थी और नजर बेला के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी, जो आज हम उससे हद से ज्यादा आकर्षित कर रहा था। एक सम्मोहन था जो अनंत को नजर न हटाने दे रहा था। आप वैसे ही अद्वितीय सुंदरी है बेला, उस पर गर्भावस्था ने आपके चेहरे पर अलग ही रौनक ला दी है।
वही हम सोच रहे थे कि आजकल आप और भी ज्यादा खूबसूरत क्यों लगने लगी है। आपके आने वाले शिशु की खुशी की चमक ही है जो आपके चेहरे पर दिख रही है। अनंत न जाने क्या क्या बोल रहा था और खुद की ही बातों में मुस्कुराने लगा। अभी तो आप इस संसार में आए ही नहीं है और हम आपके दीवाने हो गए हैं। पहले आपकी माँ ने हमें दीवाना बनाया और अब आपकी बारी है। समझ में आ रहा है हमें, बिल्कुल आप अपनी माँ के जैसे ही होने वाले हैं। अनंत ने कहा और फिर आंखें बंद कर अपने आने वाली संतान के बारे में सोचते सोचते ही उसकी नींद लग गई। अगले दिन जब बेला उठी तो देखा अनंत के साथ साथ अभिमान और अनामिका भी उसके कमरे में उसके पलंग के पास खड़े हैं। बेला ने आंखें फैलाकर उन तीनों को देखा। अनामिका ने तुरंत थाली भर मिर्ची ली और उसकी नजर उतारी। ये बाहर चौराहे पर जाकर जला दो। अनामिका ने वो मिर्ची का थाल मेड को देकर कहा। फिर नोटों की गड्डी ले उसके ऊपर के वो भी नौकरों में बांट दिया। बेला अभी भी नासमझी से उन तीनों को देख रही थी। अनामिका की हरकतें देख अनंत मंद मंद मुस्कुरा रहा था तो वही अभिमान अपने सिर पर हाथ रखे खड़े थे। जब अनामिका ने अपने सभी तरीके से नजर उतार ली बेला की तो फिर उसके पास आकर बैठी और उसके चेहरे को हथेलियों में लेकर माथे को चूम लिया। भगवान हर बला और बुरी नजर से बचाए मेरी बहू को। मेरी उम्र भी लग जाए तुझे। मेरे घर को वारिस और मेरे अनंत को पिता बनने का सौभाग्य देने वाली तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका बोली। अब बेला को समझ में आया कि अनंत ने शायद उन दोनों को भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया है। इसलिए आज अनामिका हद से ज्यादा भावुक हो गई है। अनामिका की आंखें भर आई तो बेला उनके गले से लग गई। मम्मी ये तो खुशी की बात है और आप इस तरह से भावुक हो रही हो। बेला बोली। ये तो खुशी के आंसू हैं। आंखें तरस गई थी तुम दोनों के बच्चे को देखने के लिए और कान तरस रहे थे ये खुशखबरी सुनने के लिए। अभी जब सुबह सुबह अनंत बताया तो खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अनामिका बोली। बेला मुस्करा उठी। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। कुछ भी बात हो तो मुझसे कहना। कुछ भी जरूरत हो बताना। कुछ खाने का मन करे तब भी मुझे कहना, अपने हाथ से बनाऊंगी। अनामिका बोली। जी मम्मी। बेला बोली। अनंत भी अगर तुम्हें तंग करे या कुछ भी कहे तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, इसके कान खींच दूंगी मैं। अनामिका ने कहा तो बेला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, अनंत मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और तंग तो बिल्कुल भी नहीं करते। बेला ने अनंत की तरफ देखकर तो अनंत ने पलकें झपकाईं। थोड़ी देर में सब लोग तैयार होकर हॉल में आ गए क्योंकि बेला ने बता दिया था कि उसके मम्मी पापा यहाँ पर आने वाले हैं, तो सब लोग उन लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। 11 बजे के आसपास माधवी और रमाकांत बेला और अनंत के घर पर आ पहुंचे। अभिमान और अनामिका ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया। सब लोग बैठ गए हॉल में तो अनामिका ने बेला की तरफ देखा। बहुत ही अच्छे मौके पर आए हैं आप। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अनामिका ने दोनों को मिठाई खिलाते हुए कहा। माधवी ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। खुशखबरी तो हम आपको सुनाने आए थे और मुंह मीठा आप करा रही हैं। माधवी बोली। आप भी खुशखबरी सुनाने आए हो और हमारे पास भी खुशखबरी है। दुगनी खुशी आई है तो मुंह मीठा कराना तो बनता है ना। अनामिका बोली। जी दुगनी खुशखबरी। माधवी बोली। हाँ जी, हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं और आप दोनों नाना नानी। हमारी बेला बहू माँ बनने वाली है। अनामिका ने जैसे ही कहा रमाकांत और माधवी के चेहरे पर भी दुनिया जहां की खुशियां आ गई। बेला का चेहरा गुलाबी हो गया और नजरें शर्म से झुक गई। माधवी ने तुरंत उठकर उसे अपने गले लगा लिया। कल ही तो आई थी तू वहां पर, बताया नहीं मुझे। माधवी ने कहा। सबसे पहले अनंत को बताना चाहती थी। बेला ने कहा। तो माधवी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया। ठीक किया, वैसे भी इस खुशी पर सबसे पहला हक अनंत का है और उसके बाद उसके मम्मी पापा का। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बच्ची इतनी समझदार हो जाएगी। माधवी ने कहा। रमाकांत ने भी बेला के सिर पर हाथ फिराया। बाकी वह पिता थे तो उनके पास कहने के लिए ऐसे कोई शब्द नहीं थे, पर उनकी खुशी उनकी भरी आंखों से साफ दिख रही थी। अब आप बताइए, आप क्या खुशखबरी देने आए थे? अनामिका ने माधवी की तरफ देखकर कहा। आज से चौथे दिन मानव और बरखा की भी शादी है, तो आप लोगों को निमंत्रण देने आए थे। माधवी बोली। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके घर में भी बहू आ रही है और अब जिम्मेदारियां खत्म होंगी। दोनों बच्चों का घर बसा देखकर अनामिका बोली तो माधवी मुस्करा उठी। और हाँ, हम बिल्कुल आएंगे। अनामिका बोली। रमाकांत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको और हम दोनों जरूर आ जाएंगे। बाकी बेला को आप जब चाहे तब लेकर जा सकते हैं। अनंत और बेला के लिए तो कोई मनाही है ही नहीं। उनका खुद का घर है, वह जब चाहे तब चले जाए, बाकी हम लोग शादी वाले दिन आ जाएंगे। अभिमान जी बोले। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
शादी सादा ढंग से ही होगी। घर परिवार के लोगों के बीच ही सारे फंक्शन हो जाएंगे और फिर बरखा के घर में भी कोई नहीं है। वह और उसका भाई है, उसका भाई भी बाहर रहता है जो आज दोपहर तक आने वाला है, तो हम लोग ज्यादा बड़े स्तर पर प्रोग्राम नहीं करना चाहते। माधवी ने कहा। ठीक किया आपने माधवी जी, क्योंकि बच्चों की खुशी चाहिए, हमें कोई दिखावा नहीं। अनामिका जी बोली। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद माधवी और रमाकांत वहां से निकल गए। बेला ने उनसे बोल दिया कि वो कल उनके घर आ जाएगी अनंत के साथ, फिर शादी तक वही रहेगी। दोपहर में वरुण वैशाली के साथ माधवी और रमाकांत के घर आ पहुंचा। माधवी ने वैशाली की तरफ देखकर तो बरखा से सवाल किया। ये? माधवी ने सवाल किया। यह मेरी भाभी है, वरुण भैया की पत्नी वैशाली। भैया ने शादी कर ली है, बस बाहर थे इसलिए आपको बता नहीं पाए। प्लीज माँ, अब इस बात के लिए आप नाराज मत हो जाएगा। परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि बताना नहीं हो पाया। बरखा ने कहा। ये तो खुशी की बात है, तो भला मैं नाराज क्यों होऊंगी। अपने बच्चों का घर बसता हुआ देखना हर माँ के लिए खुशी की बात होती है। और अनंत बेला के बाद वरुण का भी घर बस गया, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। अब बस तुम दोनों रह गए हो, तो आज से चौथे दिन तुम दोनों भी बंधन में बंध जाओगे। माधवी बोली। फिर सब तैयारियों में लग गए। अगले दिन अनंत और बेला भी वहां आ पहुंचे। मानव और बरखा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी पूरी हिंदू रीति रिवाज से हो रही थी, जैसा कि मानव चाहता था और मानव की चाहत ही बरखा की चाहत थी। पूरे जोर शोर से दोनों की हल्दी की रस्म हुई, जहां सबने जी भर न सिर्फ बरखा मानव को हल्दी लगाई बल्कि खुद भी हल्दी की होली खेली। संगीत में सबने जमकर ठुमके लगाए और मानव बरखा को भी नचाया। आज फिर बरखा ने मानव का नाम हथेली पर मेहंदी से लिखवाया और आज नाम मेहंदी के साथ साथ उसके दिल और जिंदगी में भी सदा के लिए लिख गया। ढेर सारी प्यारी रस्मों के बाद आज फाइनली दोनों का विधि विधान के साथ विवाह होना था। खूबसूरत मंडप के नीचे दूल्हा बनकर मानव बैठा बरखा का इंतजार कर रहा था। नजरें उस रास्ते पर टिकी थी जहां से बरखा आनी थी। बेला और वैशाली ने बरखा को खूबसूरती से तैयार किया और उसे लेकर मंडप की तरफ चल दी। सुर्ख लाल जोड़े में सजी बरखा को देख मानव के दिल में एक सुकून उतर आया। बेला ने बरखा को मानव के बगल में बैठा दिया और दोनों का गठबंधन किया। और उसी के साथ पंडित जी ने विधियां करनी शुरू कर दी। मानव ने बरखा का हाथ थाम लिया। मानव के लिए तो यह कुछ अनोखा नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन में इस तरीके के विवाह होते देखे थे, पर बरखा के लिए यह एक अलग अनुभव था। पर अब जबकि वह इंसान बन चुकी थी, तो वह हर कुछ इंसानों के तरीके से ही करना चाहती थी। हर एक रस्म के साथ मानव और बरखा जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के होते जा रहे थे। वरमाला, सिंदूरदान और मंगलसूत्र की रस्म हुई। 7 फेरों और 7 बचना के साथ दोनों का विवाह संपन्न हो गया और दोनों एक अटूट बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। उनका पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था और सब ने खुशी खुशी उन दोनों के ऊपर फूलों की वर्षा की। मानव और बरखा ने एक एक करके सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। दोनों अनंत और बेला के पास आए तो अनंत और बेला ने उन्हें गले लगा लिया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों सदैव सुखी रहें, भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे और जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हो, अनंत ने कहा। मानव ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो पाया है। तुमने अगर हम लोगों का साथ नहीं दिया होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। मानव ने कहा। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है भैया। जो हमें सही लगा बस हमने वही किया है। आगे भी कभी भी आपको किसी भी बात की जरूरत लगे, कुछ भी कहना हो, कुछ भी आवश्यकता हो, बेझिझक आप हमसे कह सकते हैं। आप सिर्फ बेला के भाई ही नहीं, हमारे भी भाई हैं और इस रिश्ते को हम उम्र भर निभाएंगे। अनंत ने कहा। थैंक यू बेला। बरखा ने बेला के हाथ थाम कर कहा। थैंक यू बोलने की कोई बात जरूरत नहीं है बरखा। मैं समझ सकती हूँ कि प्रेम क्या है। तुम और भैया जब दोनों ही एक दूसरे को इतना चाहते हो तो तुम्हारा मिलन तो होना ही था। मैंने और अनंत ने बस उसमें थोड़ी सी सहायता की है ताकि तुम लोग सुकून से अपनी जिंदगी बिता सको। मैं बहुत खुश हूं बरखा कि तुम भैया की जिंदगी में आए। अब तुम यहाँ पर रहकर इन सब का ख्याल रखना और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। तुम्हारी दोस्त भी हूं और तुम्हारी ननंद भी, इसलिए कभी भी हिचकिचाना मत। बेला ने कहा। वरुण और वैशाली से मिलकर बरखा भावुक हो गई। वरुण ने उसे प्यार से समझा दिया और हमेशा साथ देने का वादा भी किया। उसके बाद वरुण और वैशाली वापस जंगल निकल गए, क्योंकि अनंत और बेला अभी यहाँ रुकने वाले थे और उनके वहां ना रहते वरुण की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती थी, इसलिए वह यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकता था। घर की और छोटी मोटी रस्में माधवी और बेला ने मानव और बरखा की करवाए और उसके बाद बेला ने बरखा को तैयार करके मानव के कमरे में छोड़ दिया।
बरखा ने एक नज़र उस खूबसूरती से सजे कमरे पर डाली तो उसकी पलकें शर्म से झुक गई। तभी उसे मानव के आने की आहट हुई तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। मानव ने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और बरखा की तरफ देखा जो कि लाज से खुद में ही सिमटी जा रही थी। मानव ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई और उसने बरखा के पास आ उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इतने लंबे इंतजार, घोर तपस्या और भगवान के आशीर्वाद के बाद ये पल हमारी जिंदगी में आए हैं। इसमें आज शर्माने की भी इजाजत नहीं है तुमको, मानव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहा। बरखा ने एक नज़र मानव की आंखों में उठते अनगिनत जज्बातों को देखा और फिर वापस से नजरें झुका ली। मानव ने उसके लाल होते चेहरे को देखा और उसके सर से चुनर को हटाकर अलग कर दिया। बरखा और भी सिमट गई। मानव ने कुछ पल उसके शर्माते चेहरे को देखा और फिर उसे खुद के करीब कर कमरे की लाइट बंद कर दी। एक दूसरे के करीब आ दोनों प्रेम के पथ पर आगे बढ़ गए। कुछ महीने अभिमान और अनामिका के साथ बिताकर अनंत बेला को लेकर वापस जंगल जाने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चों का जन्म यहाँ हो और कुछ भी अलग देखकर अनामिका या माधवी और रमाकांत को कोई शक हो। पर बेटा, इस समय बेला को ले जाना तो ठीक नहीं है ना। अब इसकी डिलीवरी का भी समय आ रहा है। बेहतर होता कि अभी तुम लोग यहीं पर रहते या कम से कम बेला को तो यहीं पर छोड़ दो। यहाँ मैं हूँ, माधवी जी हैं तो डिलीवरी के समय आसानी हो जाएगी और फिर बच्चे को भी संभालना होगा। अनामिका ने कहा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं आ जाऊंगा उस समय पर। अनंत ने कहा। पर जाने की ऐसी जरूरत ही क्या है, अनामिका बोली। अनंत ने अभिमान की तरफ देखा तो उन्होंने गहरी सांस ली। तुम क्यों हर समय बच्चों जैसी जिद करने लग जाती हो? अगर उन दोनों को काम नहीं होता तो भला वो जाते। और मत भूलो, इस समय बेला को तुम्हारे और माधवी जी से ज्यादा अनंत की जरूरत है। अपना समय भूल गई, जब अनंत होने वाला था तो तुम्हारी इच्छा रहती थी ना कि मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहूं। अभिमान ने कहा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप। मैं तो बस इन दोनों के भले के लिए कह रही थी। मुझे फिक्र होती है अनंत अकेला कैसे संभाल पाएगा अगर बेला को कुछ भी जरूरत हुई तो। अनामिका बोली। फिक्र मत करो, समय बदल गया है। कुछ भी अकेला नहीं संभालना है। पूरे टाइम इनके घर में मेड है जो देखभाल करती है। इसके अलावा अनंत बेटा नस घर में रख लेना फुल टाइम के लिए, जो कि बेला का ध्यान रखेगी और डिलीवरी होने से पहले यहाँ वापस आ जाना। अभिमान ने कहा और पलके झुकाकर अनंत को इशारा किया। आपने जो कहा है ध्यान रखूंगा, अनंत बोला और फिर बेला को लेकर निकल गया। जंगल में भी सबको अब तक पता चल चुका था कि उनके युवराज इस दुनिया में आने वाले हैं। बेला और अनंत को देखकर सभी सेवक और उनकी प्रजा बहुत खुश हुई और सबने फिर से बेला का भव्य स्वागत किया। आखिर महारानी उन्हें युवराज जो देने वाली थी। गुरु मासा भी आए और उन्होंने बेला को आशीर्वाद दिया। जंगल आने के 1 महीने बाद बेला ने 2 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया, एक मादा और एक नर। गुरु मासा ने आकर दोनों को आशीर्वाद दिया। मादा शावक का नाम अनंता और नर शावक का नाम असीम रखा गया। पूरे राजमहल और जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और जैसा कि अनंत को पहले से ही शक था, उनके बच्चे जन्म के समय भेड़िए रूप में ही जन्म लेंगे जो कि फिर बाद में इंसानी बच्चे में बदल जाएंगे। बेला ने अनंत की तरफ देखा और अपने बच्चों को देखा। इसीलिए हम आपको यहाँ लेकर आए थे बेला, क्योंकि हम जानते थे कि मानव भेड़ियों के बच्चे पहले भेड़ियों के रूप में ही जन्म लेंगे। मानव बनने की शक्ति उनमें बाद में आती है और अगर वहाँ आप इन शावकों को जन्म दे देती तो बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती और हम नहीं चाहते थे कि आपको हमको ये हमारी संतानों को कोई भी गलत समझे या कुछ भी कहे। अनंत ने अपने बच्चों को गोद में उठाकर कहा। अनंत, तुमने बिल्कुल सही किया। उस समय तो मुझे भी लग रहा था कि तुम इस तरह की जिद क्यों कर रहे हो, पर मुझे वाकई में अंदाजा नहीं था। मैं तो यही सोच रही थी कि जिस तरीके से मैं इंसान रूप में पैदा हुई शायद मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो। बेला बोली। बेला, आपने इंसानों के घर में जन्म लिया था पर यह भेड़ियों के घर में जन्म ले रहे हैं। इन दोनों की माता भी भेड़िया है और पिता भी, इसलिए भेड़िए रूप में इनका जन्म तो होना ही था, लेकिन अब यह इंसानी रूप में भी रह सकते हैं। और आप फिक्र मत कीजिए, अब ये तब तक भेड़िया रूप में नहीं आएंगे जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। अनंत ने दोनों शावकों को मानव शिशुओं में परिवर्तित करके कहा। कुछ दिन बाद हम शहर वापस जाएंगे, बस आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तब, अनंत ने कहा तो बेला ने उसकी तरफ देखा। इनके दादा दादी और नाना नानी भी इन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनंत ने कहा। ठीक है अनंत, जब तुम कहोगे तब हम चलेंगे। बेला बोली। बस 1 महीने आप आराम कीजिए, तब तक हम भी यहाँ के कार्य देखते हैं, उसके बाद हम वापस चलेंगे। अनंत बोला। 1 महीने बाद बेला और अनंत अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस पुणे आ गए।
जहां पर माधवी, रमाकांत, अभिमान और अनामिका उन सब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बच्चों को देख सबको बेहद खुश हुए और उसके बाद अनामिका और अभिमान का पूरा समय असीम और अनंता के साथ बीतने लगा। 1 साल बाद बरखा और मानव के घर में भी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन लोगों ने सौंदर्या रखा क्योंकि यह नाम उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। वरुण और वैशाली के घर में भी 2 जुड़वा शावकों का जन्म हुआ, हिरल और विरल। वरुण और वैशाली ने उन्हें नाम दिया। सबका प्रेम पूरा हो चुका था और सबकी जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। देव और सौंदर्या की अनोखी प्रेम कहानी अनंत बेला के रूप में अपनी पूर्णता पा गई। फोल्डेड हैंड्स समाप्त। फोल्डेड हैंड्स। तो दोस्तों, आज एक अनोखी प्रेम कहानी का अंत हुआ जिसमें प्रेम था, नफरत थी, परिवार था, दोस्ती थी और साथ ही खूबसूरत प्रेम कहानियां भी। धन्यवाद रचना को पढ़ने और प्यार देने के लिए।